आप सभी का स्वागत है। आज हम ध्येय आईएएस टेस्ट का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। 10 तक हमने पार्ट 1 में देख लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 11वां, पहला क्वेश्चन मतलब 11वां क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपको सम्मेलन दिया गया है और सूची 2 में इस सम्मेलन में क्या क्या निर्णय लिए गए ये दिए गए हैं। पहला दिया गया हेलसिंकी सम्मेलन में इन चारों में से क्या लिया गया। फिर वियना सम्मेलन में इन चारों में से क्या लिया गया। कानकुन सम्मेलन में इन चारों में से क्या लिया गया और पृथ्वी रियो सम्मेलन में इन चारों में से क्या लिया गया। तो चलिए देखते हैं हर एक सम्मेलन में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। तो हेलसिंकी सम्मेलन जो हुआ था, ये हेलसिंकी सम्मेलन जो है ये समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित था। ये पहला तो सही लिखा है। दूसरा वियना सम्मेलन है। वियना सम्मेलन सभी जानते हैं ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और जो एक कानकुन सम्मेलन है ये हरित जलवायु कोष की स्थापना से संबंधित है। और पृथ्वी रियो सम्मेलन जिसे एजेंडा 21 कहते हैं, इसमें स्वीकृत किया गया था। ये निर्णय लिए गए थे। तो हेलसिंकी सम्मेलन में एक बार फिर से देख लेते हैं। हेलसिंकी सम्मेलन में जो है सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित निर्णय लिए गए थे। और वियना सम्मेलन में जो है ये ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित जो है निर्णय लिए गए थे। कानकुन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई थी। और पृथ्वी रियो सम्मेलन यानी एजेंडा 21 में को स्वीकृत किया गया था इस सम्मेलन में। तो इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर होगा कि पहले का पहला ही होगा और बी का 4 होगा, सी का 2 होगा और डी का 3, यानी इसमें राइट आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन में ए में है केवल एक, केवल दो, या दोनों सही है, या एक भी नहीं सही है। तो चलिए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। जब ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में असम से होते हुए जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसे जमुना का नाम दे दिया जाता है। और उसके बाद जब ब्रह्मपुत्र जो है ये जब गंगा से मिलती है तो एक संयुक्त धारा बनाती है। और जब वो बांग्लादेश में पहुंचती है ये संयुक्त धारा, तो उसको जो है पद्मा कहा जाता है। यानी ये भी क्वेश्चन सही है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। संगीत के इतिहास के संदर्भ में भाजा की गुफाओं, किसकी गुफाओं, भाजा की गुफाओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इन 4 विकल्प दिए गए, इनमें से देखना है कौन सा सही है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कहता है कि इनमें भारतीय कला में ढोलक का सबसे पहला चित्रण शामिल है। उनमें भारत के सबसे पुराने विदित संगीत के संकेत चिन्ह मौजूद है। ठीक। सातवाहन काल के दौरान गुफाओं का निर्माण संगीत विद्यालय के रूप में किया गया था। और लास्ट आपको दिया गया है कि इन गुफाओं में की गई नक्काशी से साबित होता है कि तबला एक ताल वाद्य यंत्र का उपयोग भारत में कम से कम 23 वर्षों से किया जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा में क्या क्या गलत है। तो भाजा की गुफाओं में जो है संगीत के वाद्य यंत्र का चित्रण किया गया है। और पहला ऑप्शन दिया गया है कि इनमें भारतीय कला में ढोलक का सबसे पहला चित्रण मिलता है, तो ये गलत है। ढोलक का गुफा की नक्काशी में विशेष रूप से कोई भी चित्रित नहीं किया गया, यानी ढोलक मिला ही नहीं, मतलब चित्रित ही नहीं किया गया है। लेकिन नक्काशी ताल वाद्य यंत्रों के सामान्य प्रतिनिधित्व पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है इसमें। दूसरा क्या कहा गया है कि उनमें भारत के सबसे पुराने विदित संगीत के संकेत चिन्ह मौजूद हैं, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि भाजा की गुफाओं में संगीतकारों और वाद्य यंत्रों का चित्रण है, यानी वाद्य यंत्र और संगीत जो कार होते जो संगीत का प्रयोजन करते थे उनका चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में से कोई ज्ञात संगीत के जो संकेत हैं, ये संगीत के संकेत बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। तो अब अतः ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। सातवाहन काल के दौरान गुफाओं का उपयोग संगीत विद्यालय के रूप में किया गया था।
तो ऑप्शन सी भी इसका क्या है, गलत है, क्योंकि भाजा की गुफाओं में जो मुख्य रूप से बौद्ध मठ के रूप में किया गया था, इसे इसके बौद्ध मठ के रूप में किया गया था, ना कि संगीत विद्यालय के रूप में किया गया था। संगीत विद्यालय के रूप में नहीं किया गया था, बल्कि बौद्ध मठ स्थल के रूप में किया गया था सातवाहन काल, और ये जो है सातवाहन काल से पहले जो है किया गया था। अब देखते हैं इसका चौथा, तीन तो गलत हो गए, चौथा देखते हैं, इसका चौथा राइट आंसर होगा, इन गुफाओं में की गई नक्काशी से साबित होता है कि तबला एक ताल वाद्य यंत्र का उपयोग भारत में कम से कम 23 वर्षों से किया जा रहा है। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोपोनिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हाइड्रोपोनिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह मृदा आधारित पोषक तत्वों से भरपूर कृषि क्षेत्रों में पौधे उगाने की एक विधि है, जो ये हाइड्रोपोनिक्स है उसकी बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि यह शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां कृषि योग्य भूमि प्रदूषित है। तो देखो इसका जो पहला जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें मृदा दिया गया है। ये मृदा आधारित नहीं है, बल्कि ये जल आधारित है। हाइड्रो मतलब होता है जल, यही देख लिए, हाइड्रोपोनिक्स यानी कि हाइड्रो मतलब जल, जल से संबंधित ये कृषि से, मतलब जल से संबंधित कृषि है। तो पहला गलत। दूसरा क्या कह रहा है कि यह शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहाँ कृषि योग्य भूमि प्रदूषित है। तो ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। यानी कि भारत के संविधान के संदर्भ में जो न्याय है वो 3 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। ऑप्शन ए क्या दिया गया है कि प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत दोनों में, इसका स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। केवल प्रस्तावना में है, मतलब प्रस्तावना और राज्य के डीपीएसपी दोनों में है, या केवल प्रस्तावना में है, या केवल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में है, या फिर ना तो प्रस्तावना में ही है और ना ही राज्य के नीति निदेशक में ही है। तो देखो इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि प्रस्तावना में भी न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और राज्य के नीति निदेशक जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं उसमें भी न्याय की चर्चा की गई है। ठीक, क्योंकि जो डीपीएसपी की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकतीय राजवंश के संबंध में, किसके संबंध में? काकतीय राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामप्पा मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासन के दौरान रेचरला रुद्र द्वारा किया गया था। दूसरा कह रहा है कि काकतीय परिवार के कुछ ताम्रपत्र शिलालेखों में उन्हें क्षत्रिय वर्ण से संबंधित बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो पहला है कि रामप्पा मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में किया गया था, बिल्कुल सही है, और ये काकतीय साम्राज्य के जो रेचरला है उनके द्वारा ही किया गया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि काकतीय परिवार के जहाँ भी कुछ आ जाए वो पॉसिबिलिटी सही होने की ज़्यादा चांसेस होती है। तो काकतीय परिवार के कुछ ताम्रपत्र शिलालेखों में उन्हें क्षत्रिय मतलब होता है योद्धा वर्ण से संबंधित है। तो ये भी संबंधित है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा केवल मतलब ए और दो दोनों सही होगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जियोग्राफी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें अंतर्वेदी अग्नि चट्टानी संरचनाएं हैं? अंतर्वेदी मतलब ये पृथ्वी के अंदर ही जो संरचनाएं बन जाती हैं, बना लेती हैं, ज्वालामुखी जो निकलती हैं वो बाहर ना निकल के बजाय पृथ्वी के अंदर ही अनेक जो है संरचनाएं विकसित करती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सी हैं? लेकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक, काल्डेरा, बाढ़, बेसाल्ट। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो पृथ्वी के यानी कि अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की बात करते हैं तो लेकोलिथ ये बनता है पृथ्वी के नीचे ही, लेकोलिथ, बैथोलिथ ये भी बनता है, और डाइक ये भी बनता है। ठीक, यानी लेकोलिथ, बैथोलिथ और डाइक ये तीनों क्या है? ये अंतर्वेदी चट्टानी संरचनाएं हैं
जो कि हमने बताया था कि अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी क्या होती हैं। भूपर्पटी यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसके भीतर ठंडा होने के बाद जो लावा निकलता है वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है और अलग अलग रूप धारण कर लेता है, और इन्हीं रूपों को हम क्या कह देते हैं, अंतर्वेदी रूप कहा जाता है। ठीक। तो लैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक ये क्या होते हैं, ये अंतर्वेदी चट्टाने होते हैं। ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से विषम है क्योंकि, संवैधानिक रूप से क्या कह रहा है, विषम है क्योंकि इन चारों में से देखिए क्या सही है, किसके कारण विषम है। पहला कह रहा है राज्य का अस्तित्व और उसकी क्षेत्रीय अखंडता संसद में निहित है, पहला कह रहा है ये। दूसरा कह रहा है अधिक महत्वपूर्ण विषय केंद्र के पास निहित है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय संघ के कुछ राज्य और अन्य घटक इकाइयों के केंद्र के साथ संबंधों में अंतर। और चौथा कह रहा है आपातकालीन प्रावधानों की उपस्थिति जो हमारे संघीय ढांचे को अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणाली में बदल सकती है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहा था जहां भी कुछ दिखे थोड़ा आप सतर्क हो जाइएगा, उसका सही होने के चांसेस कुछ ज्यादा होते हैं। ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। संविधान ने एक जो है जैसे मान लीजिए ये संविधान एक किताब मान लीजिए ये संविधान है, तो संविधान जो है एक मजबूत केंद्रीय सरकार का निर्माण करती है, लेकिन जो भारतीय संविधान है इसके इस एकात्मक पूर्वग्रह के बावजूद एक ही संघ के भीतर विभिन्न उप इकाइयों की कानूनी स्थिति और विशेषाधिकारों के बीच महत्वपूर्ण संवैधानिक रूप से अंतर्निहित अंतर है। ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषदों में स्वराजवादी गतिविधियों की उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उन्होंने मोंटागू चेम्सफोर्ड, ये यहाँ पर मोंटेगू होगा, चेम्सफोर्ड सुधार की सीमाओं को उजागर किया। विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, उन्होंने मॉन्टेगू जो विधान परिषद में स्वराजवादी गतिविधियों की उपलब्धि के संबंध में क्या सही है, तो कह रहा है चेम्सफोर्ड सुधारों की सीमाओं को उजागर किया, बिल्कुल। विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नदियां और तदनुरूप राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, मतलब कि ये नदी का नाम है और ये राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि कौन इस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है, सही सुमेलित है कौन सा और कौन नहीं है। ठीक। तो देखो इसको हम तो ये औरंग जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से लोहित नदी नहीं बहती है, क्योंकि ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी उत्तरी तट पर स्थित है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, तो लोहित नदी यहाँ पर नहीं बहती है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड के आसपास आता है, तो इसमें जो है चंबल नदी नहीं बहती है बल्कि यहाँ पर गंगा नदी बहती है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यानी कि इसका एक बार फिर देख लेते हैं, इसमें पहला गलत है क्योंकि औरंग राष्ट्रीय उद्यान या ब्रह्मपुत्र नदी के तट उत्तरी तट पर स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान से चंबल नदी ये भी गलत है क्योंकि यहाँ से गंगा नदी बहती है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से नर्मदा नदी बिल्कुल बहती है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन केवल सी सही होगा। तो ये रहे आज आपके 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।